गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास हमारी है उपसहसंयोजक यौगिकों की समावयवता के बारे में। समावयवता क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हों परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तो इन यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहा जाता है। गॉट इट? मतलब आपके पास ऐसे यौगिक हैं, दो या दो से अधिक यौगिक हैं जिनके अगर हम अनुसूत्र लिख के देखते हैं तो वो सेम है, लेकिन अगर उनके हम रासायनिक गुणों की स्टडी करें या उनके भौतिक गुणों की स्टडी करें तो वो आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो वो दोनों जो यौगिक जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके अनुसूत्र सेम हैं, वो क्या कहलाएंगे? समावयवी। और इस घटना को हम कह देंगे समावयवता। अब उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता दो प्रकार की होती है, मुख्यतः संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। फिर इनके आगे प्रकार होते हैं जिनको मैं एग्जाम्पल वाइज आपको अब समझाऊंगी। इनके फ्लो चार्ट मैंने आपको एक पिक शेयर करी है कि जो हमारी संरचना समावयवता है वो आगे 7 प्रकार की होती है, कौन कौन से नाम हैं, और त्रिविम समावयवता है वो 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से नाम हैं, वो आप उस पिक में देखना। अब मैं एक एक करके आपको उदाहरण के साथ इनको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक मतलब आपके पास दो या दो से अधिक यौगिक कैसे होंगे जो अनुसूत्रों में तो समान होंगे लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होगी। अब संरचना अलग कैसे कैसे हो सकती है, उसमें हमारे टाइप्स आते हैं। सबसे पहले है आपकी आयनन समावयवता। ठीक है, नंबर 1 पे जो संरचनात्मक समावयवता का टाइप आता है वो है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता का मतलब क्या हुआ कि आपके जब कोई भी उपसहसंयोजन यौगिक को आप विलयन में डाल रखोगे तो वह आयनीकृत हो जाता है। अब आयनन होने के बाद जो आयन उत्पन्न हो रहे हैं, यदि दो यौगिकों में अनुसूत्र समान होते हुए भी विलयन अवस्था में आयन अलग अलग उत्पन्न होंगे तो वो बन जाएंगे तुम्हारे आयनन समावयवी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोबाल्ट, देखो अभी आज हम जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना, आप उनका IUPAC भी ट्राई करना, आपको IUPAC की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक ये और कोबाल्ट, देन NH3 Br एंड SO4। देखो अनुसूत्र अगर आप स्टडी करोगे, अनुसूत्र दोनों का सेम है ना। यहाँ पर भी आपके पास 5 अमीन लिगेंड हैं, इधर भी 5 अमीन लिगेंड हैं। कोबाल्ट केंद्रीय धातु दोनों में है, सल्फेट सल्फेट, ब्रोमीन ब्रोमीन। तो अनुसूत्र तो सबके दोनों के सेम है, लेकिन इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर ब्रोमीन लिखा हुआ है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से बाहर सल्फेट लिखा हुआ है। तो पेंटा अमीन कोबाल्ट सल्फेटो ब्रोमीन एंड पेंटा अमीन कोबाल्ट ब्रोमिडो सल्फेट, ये दोनों हमारे आयनन समावयवी हो गए, क्योंकि जब हम आयनीकृत करेंगे इनको, जब हम विलयन अवस्था में रखेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है हमारा वो ब्रोमीन का आयन देगा हमको और सेकंड वाला हमें सल्फेट का आयन देगा, लेकिन दोनों का अनुसूत्र समान है। क्लियर हो गए आयनन समावयवी। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा जल योजन समावयवी। जल योजन का मतलब इसके अंदर H2O एक्वा लिगेंड होना जरूरी है। ठीक है, आपके पास जब भी जल योजन समावयवी की बात हो रही होगी उसमें एक्वा वाटर होगा, तभी वो यदि समावयवता दर्शा सकता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। सपोज कोबाल्ट क्लोरीन H2O NH3 एंड देन Cl2, और दूसरा हम लिखेंगे कोबाल्ट Cl2 NH3 Cl एंड H2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। इस केस में हमारे पास जो वाटर है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भाग है, और इस केस में जो वाटर है, जो जल है, वो आपका आयनन स्फीयर का भाग है।
तो यहाँ पर जो अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र तो अगर आप देखोगे तो कॉमन अणुसूत्र क्या बनेगा इन दोनों का, कोबाल्ट, देन Cl3, NH3 होल 4 एंड 6H2O, है ना। बट सॉरी 6H2O नहीं, 1H2O। बट अगर आप जब इनको उसकी संरचना के हिसाब से देखते हो तो इसमें H2O, यहाँ पर जो H2O है वो सेकेंडरी संयोजकता को पूर्ण कर रहा है, यानी कि वो आयनीकृत नहीं होगा। इस केस में जो H2O है वो प्राथमिक संयोजकता को पूर्ण कर रहा है, मतलब वो आयनीकृत होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो जल के हिसाब से आ रहा है। दैट मीन्स ये कौन से समावयवी हो गए, जल योजन समावयवी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा बहुलीकरण समावयवता। बहुलक क्या होते हैं ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। बहुलक आपको मालूम है। तो बहुलीकरण समावयवता में क्या होगा कि आपके पास समावयवों का मूल अनुपाती सूत्र सेम होगा और उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो भिन्न हो जाएंगे। जैसे आपके पास बहुलीकरण समावयवता एग्जाम्पल है इसका PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 ट्वाइस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब लिखा है तो प्लैटिनम, अमोनिया, क्लोरीन, इसके सबके दो आपके पास दो अणुसूत्र हमने यूज किए हैं। और इसी को मैं जब ऐसे लिख दूंगी PtNH3 होल 4 एंड PtCl4, तो ये पूरे मॉलिक्यूल का और ये पूरे मॉलिक्यूल का, इन दोनों का अणुसूत्र तो सेम हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये एक अलग तरह का यौगिक है और ये एक अलग तरह का यौगिक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बहुलीकरण समावयवी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा उपसहसंयोजक समावयवता। यस, उपसहसंयोजक समावयवता क्या होते हैं, समावयवी ऐसे यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होने पड़ेंगे। यानी कि आगे वाला भाग जो है कॉपर NH3 होल 4 एंड पीछे वाला भाग है प्लैटिनम Cl4। अब इसमें ये जो हमारे केंद्रीय धातु है ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा PtNH3 होल 4 एंड ये यहां चला जाएगा CuCl4। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, उपसहसंयोजन समावयवी हो गए। ठीक है। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल है, ये वाला भाग धनायन है, ये वाला भाग ऋणायन है, दोनों ही संकुल हैं। और इस संकुल में आपस में लीगेंड्स एक्सचेंज हो गए कह सकते हो आप, या केंद्रीय धातु एक्सचेंज हो गए कह सकते हो। तो बेसिकली पहले कॉपर के साथ अमोनिया ने उपसहसंयोजन जो आबंध बनाए हुए थे, अब कॉपर के साथ क्लोरीन ने बनाए हुए हैं। सेकेंड वाले में प्लैटिनम और इसने देखो ये एक्सचेंज हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों समावयवी हो गए हैं उपसहसंयोजन समावयवी। इसके अंदर उपसहसंयोजक परिसर में उपस्थित लीगेंड आपस में परिवर्तन शो करते हैं। ठीक है। दिस वाज योर नंबर 4 उपसहसंयोजक समावयवता। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे हम आते हैं उपसहसंयोजक स्थितिक समावयवता। इसमें आपके पास सेतु जो यौगिक होते हैं ना, ब्रिज लीगेंड याद होगा पीछे जहां पर हम बिस वर्ड यूज किया करते थे, वो वाले लीगेंड होना जरूरी है। तो इसके अंदर आपके पास ब्रिजिंग में डिफरेंस आ जाएगा। इसको मैं बुक में ही फोकस कर देती हूँ तुम्हें, ये देखो इस तरह का डिफरेंस आएगा यहां पर। ठीक है। देन नेक्स्ट है लिंकेज समावयवता।